नमस्कार बच्चों, आइए इतिहास की इस कक्षा में आज हम जानें सल्तनत काल की शुरुआत के बारे में। तो बात शुरू होती है 11वीं शताब्दी से। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतवर्ष छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों अथवा राज्यों में विभक्त हो चुका था, जिस पर कई छोटे बड़े राजा और सामंत शासन करते थे। इनमें अधिकांश राजपूत थे, अतः इस युग को राजपूत युग कहा गया। इन छोटे छोटे राज्यों के शासक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राज्य विस्तार में संलग्न हो गए। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अव्यवस्था और अधिक बढ़ गई। ऐसे में केंद्रीय सत्ता का ह्रास स्वाभाविक था। इसी समय तुर्कों ने, जिनका राज्य ईरान, अफगानिस्तान व तुर्किस्तान में था, भारत में अपना राज्य फैलाने के लिए आक्रमण करना प्रारंभ किया। तुर्क लोगों का पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया। आओ मानचित्र में समझें कि यह गजनी राज्य कहाँ है। यह देखिए विश्व का मानचित्र, और इसे जब हम जूम करते हैं तो ये भारत, ये अफगानिस्तान, ये काबुल और यहाँ ये है हमारा गजनी राज्य। इसी गजनी राज्य के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत पर राज्य नहीं करना चाहता था। वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। इसी क्रम में उसने भारत पर सन 1000 से 1025 तक 17 बार आक्रमण किया, धन लूटा और वापस अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लग गया। अब इसी गजनी पर सन 1173 और 74 में मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया और मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर किया। इसके बाद आता है एक ऐसा महत्वपूर्ण युद्ध जिसने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, और यहीं से शुरुआत हुई सल्तनत काल की। यह युद्ध था तराइन का युद्ध। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के दो युद्ध हुए, एक 1191 में जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई और एक 1192 में जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई। 1192 में हुए तराइन के इस द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय और मोहम्मद गोरी की जीत के पश्चात दिल्ली में तुर्क शासकों का राज्य स्थापित हो गया। इन तुर्क शासकों का रहन सहन, भाषा, धर्म तथा शासन करने का तरीका भारतीय शासकों से अलग था। तुर्क शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। उन्होंने दिल्ली को शासन का केंद्र बनाया और लगभग 320 साल तक शासन किया। आइए सल्तनत काल को समझें इस तालिका के द्वारा। सल्तनत काल मुख्य रूप से 5 वंशों के द्वारा मिलकर बना है, जिसमें पहला है गुलाम वंश, जो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। इसके बाद खिलजी वंश, जो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक रहा। इसके बाद आता है तुगलक वंश, जो 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक रहा। इसके बाद सैयद वंश, जो 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा, और अंत में आता है लोदी वंश, जो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक रहा। इसमें से प्रथम 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और अंतिम लोदी वंश अफगान थे। आइए अब जानें सल्तनत काल की शुरुआत के बारे में। सल्तनत काल की शुरुआत होती है गुलाम वंश से। मोहम्मद गोरी ने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। बच्चों, आपको इस बात से हैरानी हो सकती है, पर उन दिनों गुलाम रखने की प्रथा थी। तुर्किस्तान के युवकों को खरीदकर उन्हें युद्ध और प्रशासन के काम में प्रशिक्षण देकर सुल्तानों को बेचा जाता था, इसलिए यह गुलाम कहलाते थे। सुल्तान की सेवा में आने पर योग्य और होनहार गुलाम को ऊंचे और जिम्मेदारी के पद भी सौंपे जाते थे। सुल्तान मोहम्मद गोरी की सेवा में भी ऐसे कई गुलाम थे और भारत में उनके राज्य का शासन चलाते थे। इन्हीं में से एक योग्य गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई और गोरी की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारत के तुर्क राज्य का शासक घोषित कर दिया और यह तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। आइए जानें अब सल्तनत काल के प्रथम वंश गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया।
उसकी उदारता के कारण ही उसे लाख बख्श कहा जाता था, अर्थात लाखों का दान करने वाला दान प्रिय व्यक्ति। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय सैनिक गतिविधियों में ही बीता। कुतुबुद्दीन ऐबक को भवन निर्माण में विशेष रुचि थी। कुतुब मीनार, कुव्वते इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, इन सभी का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की, परंतु इसको पूर्ण इसके बाद आने वाले शासक इल्तुतमिश ने कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली, पर उसे राज्य को सुदृढ़ करने का अवसर नहीं मिला और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। बच्चों, आज जो खेल है पोलो, वही पहले चौगान नाम से खेला जाता था। इसमें घोड़े और छड़ी या स्टिक का प्रयोग होता था, लगभग पोलो की ही तरह। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। जी हाँ, दिल्ली के अमीरों ने। अब ये अमीर क्या हैं, आइए इन्हें जानते हैं। अमीर, जिन्हें सरदार भी कहा जाता था, तुर्क और अफगान कबीलों के होते थे। इनमें जातीय श्रेष्ठता तथा सल्तनत में ऊंचा स्थान पाने की भी होड़ रहती थी। इन्हीं अमीर सरदारों में से ही सुल्तान होता था। सुल्तान होने के लिए सैनिक योग्यता और शासकीय क्षमता का होना आवश्यक था। इन क्षमताओं के प्रभाव से वह सुल्तान बन सकता था और सभी तुर्क अमीरों का समर्थन प्राप्त करना भी संभव था। सुल्तान के लिए अमीर सरदारों का समर्थन और विश्वास जरूरी था। इन्हीं अमीर सरदारों ने 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया और वास्तव में इल्तुतमिश को ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और तब यह तुर्क सल्तनत दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आइए जानें इल्तुतमिश द्वारा किए कुछ और महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। इल्तुतमिश ने दिल्ली को भारतवर्ष में तुर्क साम्राज्य का राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्काने चहलगानी का निर्माण किया। मुद्रा व्यवस्था में सुधार करने के लिए चांदी का टंका, तांबे का जीतल चलाया और साथ ही इक्ता या अक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांतीय और स्थानीय शासन से जोड़ा। अब ये इक्ता या अक्ता व्यवस्था क्या है, आइए इसे तालिका द्वारा समझते हैं। प्रशासन में केंद्रीय शासन का जिम्मेदार व्यक्ति होता था सुल्तान और केंद्रीय शासन कई इक्ता और प्रांतों को मिलाकर बनती थी और प्रांत या इक्ता का जिम्मेदार व्यक्ति होता था इक्तादार या अक्तादार। इक्तादार या अक्तादार के पास अपनी सेना होती थी और प्रशासन चलाने के लिए अधिकारी होते थे। यह अपने इक्ते से इकट्ठा किए गए कर से ही अपना, अपने अधिकारियों का और अपने सैनिकों का खर्चा चलाते थे। इस खर्च के उपरांत जो कर बचता था उसे इक्तादार सुल्तान को भेज देता था। यह इक्ता कई परगनों को मिलाकर बनती थी और परगना का जिम्मेदार व्यक्ति होता था परगनाधिकारी और यह परगना कई ग्रामों से मिलकर बनती थी जिसका जिम्मेदार व्यक्ति होता था मुखिया। इस प्रकार से यह शासन चलता था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और उसने अपने जीवन काल में ही अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, परंतु सरदारों और उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठ गया। लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती। अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया और रजिया के बाद उसका एक भाई और 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने जो अयोग्य थे। उस समय तक 40 तुर्की सरदारों का दल इतना शक्तिशाली हो गया था कि वे जिसे चाहते गद्दी से उतार देते और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते। 1246 ईस्वी में इसी दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया
और नासिरुद्दीन महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था उसे अपना नायक बनाया। बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और वह एक शक्तिशाली सरदार बन गया। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन गद्दी पर बैठा। आइए अब जानें बलबन के बारे में। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह ना तो कभी मजाक करता था और ना ही हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने, बैठने आदि के बारे में नियम बनाए, जिनका कठोरता से पालन किया जाता था। बलबन ने कानून को लागू करने में भी कठोरता बरती। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसीलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। बलबन ने इसके अलावा भी अपने शासनकाल में और कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे मेवातियों के विद्रोह को रोका, दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया और साफ करवाकर वहां पुलिस चौकियों का निर्माण कराया और इस प्रकार उसने मेवातियों के विद्रोह को रोका। इसके अलावा तुर्कानी चहलगानी जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था, उसकी शक्ति को क्षीण किया। मंगोल आक्रमणों को रोका, मंगोल आक्रमणों को रोकने का प्रयास किया। मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलबन भली भांति अनुभव करता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोल के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई और नए दुर्गों का निर्माण करवाया। वहां पर हृष्ट पुष्ट, विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया और शस्त्र, भोजन आपूर्ति की भी पूर्ण व्यवस्था कराई। सिजदा और पाइबोस की परंपरा को शुरू किया। सिजदा मतलब घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सर झुकाना और पाइबोस मतलब दरबार में सुल्तान के पैरों को चूमना। साथ ही उसने सेना पर ध्यान दिया। बलबन की प्रमुख विशेषता थी कि उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैनिकों पर भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन सदैव समय पर दिया और उन्हें सक्रिय रहने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया। 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश का शासन अधिक दिन तक न रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की, उसी के परिणाम स्वरूप गुलाम वंश के बाद आने वाले खिलजी वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रह पाए। आज की कक्षा में बस इतना ही। तो बच्चों, आइए जानें कि इस कक्षा में आज हमने क्या सीखा और क्या जाना। हमने जाना गुलाम वंश के प्रमुख शासकों के बारे में, उनकी शासन अवधि के बारे में और गुलाम वंश के शासकों द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों के बारे में। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। सोचिए और बताइए कि उस समय लोगों व दरबारी अमीरों ने रजिया का विरोध क्यों किया होगा। यदि रजिया आज शासक होती तो क्या उसका विरोध होता? सोचिए, अपने मित्रों से भी चर्चा कीजिए और लिखिए। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।